नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तरफ से इशारों इशारों में सिग्नल दे दिया है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल एक बड़े टीवी चैनल पर, तथा कथित बड़े टीवी चैनल पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसके बाद जेपी नड्डा ने पटना जाकर जो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, वो लग रहा है कि सब का सब पानी में चला गया। नीतीश कुमार के साथ बैठना, नीतीश कुमार के साथ घंटों विमर्श करना, नीतीश कुमार की तमाम मांगों को मानना और इन सब के बाद चिराग मॉडल को कभी भी न भूल पाने वाले नीतीश कुमार की जवाबी राजनीतिक कार्रवाई के लिए हमेशा के लिए सशंकित रहना। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है, राजद ने उसके बाद क्या कहा है और उस पूरे खेल का क्लाइमेक्स किस रूप में सामने आना है, इन सब को समझने के लिए और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति की ताजा तरीन खबरों के लिए सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, आपके बारे में कुछ कहने की जरूरत बची नहीं है, क्योंकि लोग, हमारे दर्शक जानते हैं कि ऋषि मिश्रा जी ने जो कह दिया, वो किसी पार्टी के अंदर से कोई दूसरा पत्रकार दिल्ली के लुटियन जोन में मौजूद नहीं है जो निकाल सकता। हम लोग भी नहीं निकाल सकते जो ऋषि मिश्रा निकाल के लाते हैं बिहार के बारे में। हाँ, ये अलग बात है कि वो कान में जो लगाते हैं ईयरफोन, बिहार में उसको कहते हैं ठेपी। ठेपी पहले आप लगा लीजिए, तब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। ऋषि जी, मृत्युंजय तिवारी आज तक चैनल पे बोल रहे थे, राजद के प्रवक्ता हैं, और ये वही मृत्युंजय तिवारी हैं जो अप्रैल मई 2022 तक कह रहे थे कि बिहार में जल्द ही तेजस्वी सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगस्त का महीना तो 3-4 तारीख आते आते वो कहने लगे कि बिहार में जल्द ही समाजवादी सरकार बनेगी। और वही मृत्युंजय तिवारी आज तक चैनल पे थे और उन्होंने कहा है, जब उनसे आज तक के संवाददाता ने पूछा कि क्या बिहार में खेला होने वाला है, उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री जी कुछ दिला नहीं पा रहे हैं केंद्र से, जबकि उनके रामो करम पर सरकार है। साथ ही जो पूछा गया कि क्या बिहार में खेला होगा, तब उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो भादो का महीना चल रहा है, फिर पितृपक्ष आएगा, तो भादो और पितृपक्ष में तो कोई शुभ काम नहीं होना है। तो भादो और पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होना है, ये कहने का क्या मतलब हुआ ऋषि जी कि भादो और पितृपक्ष के बाद शुभ काम होना है? इसका ये अर्थ तो नहीं निकल रहा है। और साथ साथ ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि मृत्युंजय तिवारी ने एक लाइन और जोड़ी है कि देखिए बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत ही अवेयर स्टेट है, पॉलिटिकली हाईली पॉलिटिसाइज्ड स्टेट है, और वहां राजनीतिक खेला तो होता ही रहता है। क्या मायने हैं इस बात के? कल नीतीश कुमार ने आईजीएमएस से जो उन्होंने जो बयान दिया, आईजीएमएस हॉस्पिटल के नेत्र विभाग का एक बड़ा उद्घाटन था, उसमें जो माननीय नीतीश कुमार ने भाषण दिया और आज जो मृत्युंजय कुमार ने कहा है, मृत्युंजय तिवारी जी ने जो कहा है, दोनों को जोड़ कर देखिए, दोनों के बयान को जोड़ के देखिए, आपको नतीजे आपके सामने होंगे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई यदि गठबंधन में सब कुछ सामान्य सा है, जेडीयू बीजेपी में सब कुछ सामान्य सा है, जेडीयू आरजेडी में यदि मोहब्बतें नहीं बढ़ रही है, तो नीतीश कुमार को ये कहने की क्या जरूरत थी कि 2 बार हम इधर से उधर हुए, इस बार इधर से उधर नहीं होंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसी क्या मजबूरी हुई नीतीश कुमार को कि उनको सफाई देना पड़ा? जी, सफाई हम तभी देते हैं ना जब हमें कुछ छुपाना होता है, हमसे कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो जाते हैं जिसको छुपाना होता है। कल आप देख लीजिए नीतीश कुमार जिस ताकत लगा के अपने दिए गए बयान पर जोर दे रहे थे कि अब हमको यहीं रहना है, 2 बार हमसे गलतियां हुई है। और नीतीश कुमार के राजनीतिक ट्रेंड को आप देखिए अभिषेक जी, तो जब जब उन्होंने ये कहा है, चाहे वो जेडीयू से
बीजेपी से अलग हुए हों तब, या आरजेडी से अलग हुए हों तब, कि अब जब बीजेपी से अलग हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। मिट्टी में तो मिले नहीं, लेकिन वो राजद के साथ तो छोड़ दिए या छुड़वा दिए। तो नीतीश कुमार का बयान कि अब बीजेपी के साथ ही रहना है, बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाना। एक दूसरी बात, जो छपास की बात वो कर रहे थे कि काम हम कर रहे हैं और ये लोग क्रेडिट ले रहे थे, तो क्रेडिट तो बीजेपी भी ले रही है। हम लोगों ने ये खबर चलाई थी जी, हम लोगों ने ये खबर चलाई थी कि राजगीर में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला है, बीजेपी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पोस्टर बन रहे हैं उससे नीतीश कुमार को गायब कर दिया जाता है, वो भी एक खास टाइम पीरियड के बाद। जी, 6 अगस्त के बाद। ऐसी क्या मजबूरी है कि दिलीप जायसवाल का एक पैर पटना में, दूसरा पैर दिल्ली में, बार बार उनको पटना दिल्ली करना पड़ रहा है। जब उनसे ये गतिरोध दूर नहीं हो पाई है, जो स्पेकुलेशन का बाजार पूरा गर्म हो गया है, तब वहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये मत भूलिए स्वास्थ्य मंत्री के अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और जेपी नड्डा का एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाना 45 मिनट तक बंद कमरों में, दो बड़े नेताओं में, रात में भी दोनों बैठे हैं, कल रात भी दोनों कुछ देर बैठे हैं। दो बड़े नेताओं का ये मिलना नहीं है, दो पार्टी के अध्यक्षों का मिलना है। एक भाजपा के अध्यक्ष है, दूसरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सब कुछ सामान्य नहीं है। नीतीश कुमार मंच से यह स्पष्ट करने की स्थिति में दिख रहे हो कि भैया कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सामान्य है, सामान्य नहीं है। और मृत्युंजय तिवारी ने तो कह ही दिया कि अभी तो भादो चल रहा है, अभी कोई शुभ काम हो नहीं सकता है, प्रतिपक्ष चल रहा है, सब शुभ काम हो नहीं सकता है, तो शुभ काम तो प्रतिपक्ष के बाद ही होंगे ना। नहीं, जो बात वो कर रहे हैं उससे उसका लबो-लुआब तो यही निकल रहा है कि अभी तो और कुछ शुभ काम होना नहीं है। हम लोगों ने जो कल भादो और कहा, पितृपक्ष, हम मतलब लोगों इस ने जो खेल कल को वो कहा शुभ काम मानते हैं, राजनीतिक खेल को वो शुभ काम मानते हैं। है सत्ता में आपकी ताजपोशी होगी तो वो शुभ काम ही तो है। अब राजनीति क्यों करते हैं? सत्ता में आने के लिए ना। दूसरी बात, हम लोगों ने जो कल कहा, न्यूज चैनल ने जो जिस खबर को ब्रेक किया कि 9 नवंबर को खेला हो सकता है, पितृपक्ष के बाद ही तो 9 नवंबर आता है। पितृपक्ष के तो बाद तो 9 हमने जो अक्टूबर भी कहा, आता है। हम तो एक डेट है भाई, सब कुछ सबका एक अपना ये होता है। और मृत्युंजय तिवारी ने हमारे दिए गए खबर को उन्होंने प्रूफ लगा दिया है, मतलब मोहर लगा दिया है। ऋषि जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, प्रतिपक्ष के बाद कुछ हो सकता है शुभ काम। ऋषि जी, डंके की चोट पर मैं इस बात को कहता हूं कि बिहार में राजनीतिक खेला होना तय है, कोई इस बात को माने या ना माने। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में टिकने वाले नहीं है। भारतीय जनता, कहावत है बिहार में ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना भारतीय जनता पार्टी उनको 130-35 सीटें देगी चुनाव लड़ने के लिए, और न ही नीतीश कुमार इधर 80 सीटें जीतने की उम्मीद पाल पाएंगे। ये मुगालते में रहने वाले नेता नीतीश कुमार नहीं है। बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि कभी कभी तेजस्वी यादव मुगालते में आ जाते हैं, भाजपा मुगालते में आ जाती है कि लालू नीतीश के गठबंधन को हरा देंगे, सब मुगालते में आ जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुगालते में नहीं आते हैं, ये उनकी पहचान रही है। और 80 प्लस विधानसभा सीट जीतने के लिए भाजपा गठबंधन से उन्हें 130-40 सीटें लेनी पड़ेंगी, तब भी शायद गारंटी नहीं है कि 80 सीटें वो जीत पाए। लेकिन राजद गठबंधन में अगर 100 सीटों पर भी जदयू चुनाव लड़ती है तो 80 प्लस के स्ट्राइक रेट पर आसानी से पहुंच सकती है, जो वोटों का गणित है। तो इस परिस्थिति में कहने की जरूरत नहीं है कि राजनीति में वोटों के सबसे बड़े सौदागर कोई है, सभी सौदागर है। कोई वोटों की सौदागरी के लिए कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई जाति का सहारा लेता है। नीतीश कुमार उसमें दो चीजें जोड़ते हैं, जातिगत समीकरणों की बाजीगरी, और उसके साथ साथ जातिगत समीकरणों के भीतर भी सब कैटेगराइजेशन और सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से उसको अपने पक्ष में बनाए रखने की एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट। तो वो स्क्रिप्ट भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मौजूदा कैलकुलेशन में फिट हो रही है। लिहाजा
डंके की चोट पर मैं इस बात को अब दोहरा करके कह रहा हूं कि बिहार में राजनीतिक खेला होना तय है। ऋषि जी। देखिए, दो तीन बातें अभिषेक जी मैं थोड़ा ऐड कर दूं। जी। देखिए, नीतीश कुमार ने ये डेडलाइन दे दिया है कि 122 से कम सीटों पे हम नहीं लड़ेंगे, 121 पे आपको एडजस्ट करना है। तमाम घटकों को, चाहे वो लोजपा हो, हम हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी की भी बात चर्चा चल रही है। पशुपति पारस को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने ये कह दिया है। नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार ने 2 राज्यसभा सीटें ऐसे ही नहीं दिया है। आपको दो राज्यसभा सीटें भी दे दें और वो विधानसभा में 100-110 सीटों पर लड़े जैसे बीजेपी चाहती है, वैसा नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि मैंने राज्यसभा में कुर्बानी दी है तो आपको हमारे शर्तों को मानना होगा। आप राज्यसभा में आपको बहुमत मिल गया, विधानसभा में कम से कम हमारे 80-90 तो क्रॉस होने दीजिए। अब इसको बीजेपी कैसे लेती है? नंबर 3, इस बात से सहमत होंगे, जो स्पेकुलेशन का माहौल है उसमें नवंबर में ये खेला हो, दिसंबर में खेला हो, लेकिन खेला होगा। लेकिन उससे पहले स्पेकुलेशन के माहौल में वो केंद्र से जो चीज लेना चाहते हैं, एक डिमांडिंग सीट में वो है, जो कहेंगे मानना होगा, क्योंकि राज्य सरकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार की भी बात है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू नहीं मानेंगे, लेकिन नीतीश कुमार यदि चले जाते हैं तो मार्जिन बहुत थीन हो जाएगी। कभी भी कोई भी एक बड़ा झटका से सरकार गिराया जा सकता है और वो आंख दिखाएंगे। तो मैं एक खबर बिहार के जनता के लिए इस स्पेकुलेशन के दौर में एक गुड न्यूज दे दूं आपको। पटना दरभंगा के अलावा एक और एम्स मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार ने दबाव बना दिया है जेपी नड्डा पे कि बिहार का जो आबादी है, बिहार की जो आबादी है 13 करोड़ की है। आप गुजरात की आबादी से इसकी तुलना कीजिए। जैसा चर्चा में जो बंद कमरे में जो चर्चा हुई है उसके आधार पर, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि गुजरात में कितने एम्स में, बिहार में कितने एम्स है। और आपने जो जो दोनों एम्स जो आपने जो ये आप अपने खाते में जोड़ते हैं, तो ये कम से कम नरेंद्र मोदी के खाते में मत जोड़िए। ये तो वाजपेयी के ईरा का दिया गया हुआ गिफ्ट है बिहार को। आपने 14 से 24 के बीच में क्या दिया बिहार को, खासकर स्वास्थ्य महकमा के हिसाब से? तो एक एम्स और मिलने जा रहा है बिहार को। तो ये स्पेकुलेशन के दौर में, चाहे राजनीतिक बार्गेनिंग हो या बिहार के हित को लेकर जो बार्गेनिंग हो, उसमें नीतीश कुमार सफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं तो ऋषि जी हमको एक बात बताइए, बिना किसी बार्गेनिंग के नीतीश कुमार की जिद थी कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला, बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। पहली बात, मनमोहन सिंह से बिना किसी बार्गेनिंग के, हाँ, बदले में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे दिया था और एनडीए के कैंडिडेट संगमा का विरोध कर दिया था नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए। उसके बाद बिहटा के लिए, पटना के लिए आईआईटी ले ली मनमोहन सिंह सरकार से, वहां तो कोई बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अब आईआईटी और एम्स लेने के लिए बार्गेनिंग करनी पड़े तो ये तो नीतीश कुमार के लिए तौहीन वाली स्थिति है कि उनको एम्स के लिए चाहिए अगर नालंदा या मुंगेर के लिए। बार्गेनिंग क्या हुआ कि भैया हमें और आपको विधानसभा में जाना है, 200 से अधिक सीटें जीत के आनी है, तो कुछ तो गिफ्ट दीजिए। और माहौल क्या है अभिषेक जी? स्पेकुलेशन का माहौल है। कब क्या होगा, चाचा कहाँ भतीजा के साथ चले जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो इस स्पेकुलेशन के दौर में जो मिल जाए बिहार को, और क्रेडिट को किसको मिलेगा? नीतीश कुमार को। भैया सब तो हम ही कर रहे थे, जब गठबंधन छोड़ते हैं या छोड़वाते हैं तो यही तो कहते हैं सब कुछ तो हम ही कर रहे थे। यदि वो बीजेपी के साथ छोड़ेंगे तो भैया हम, मेरा ही तो दबाव था, सब कुछ हम ही कर रहे थे। नहीं, तो ये बातें कह रहे हैं जी कि हम लोग, ये पार्टी कार्यालय में कहा, ऋषि जी, श्रवण कुमार ने पार्टी कार्यालय में कहा कि हम लोग कहाँ पलटते हैं, वो तो कभी राजद पलट के आ जाती है, कभी भाजपा पलट के आ जाती है। नीरज कुमार भी कमोबेश इसी तरह की बात कर रहे हैं कि हम लोग जहां हैं लगातार 19 साल से वहीं जमे हुए हैं, हम लोग कहीं अलट पलट नहीं करते हैं। अब एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए ऋषि जी, ये बताइए, तेजस्वी यादव बहुत उड़ रहे थे, तेजस्वी यादव को भी नीतीश कुमार ने प्रशंसा करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। सम्राट चौधरी पगड़ी ही बांध बैठे थे, प्रदेश अध्यक्षी भी गई, पता नहीं कब उप मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार उनकी कुर्सी छीन ले, पगड़ी तो खुलवा ही दी, उनसे भी प्रशंसा करवाया, वो भी पता नहीं क्या क्या कहते थे।
अब नए पर जो है चर्चा है कि चिराग पासवान बचे हुए हैं, तो क्या एनडीए से मिशन चिराग को पूरा करवाकर फिर एनडीए को टाटा बाय बाय बोलेंगे, या मिशन चिराग को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर वो अकेले छोड़ देंगे? ठीक है, 2-3 बातें हैं। जैसे सम्राट चौधरी को लेकर आपने एक सवाल की। सम्राट चौधरी, जब ये गठबंधन की सरकार थी, यानी जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, तो ये हमारे सम्राट चौधरी 56 इंच का सीना लेके घूम रहे थे। नीतीश कुमार ने उनको 16 इंच का कर दिया। 56 इंच के सीने वाले को 16 इंच कर दिया। पगड़ी बांध के घूम रहे थे, पगड़ी खुलवा दिया, बाल कटवा दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं आ रहे थे। अरे आप क्या चाहते हैं? जो 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 अपने आप को शेर मान रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह नीतीश कुमार के आसपास मंडराते रहते हैं। अयोध्या जाते हैं तो प्रसाद लेके सबसे पहले नीतीश कुमार के पास जाते हैं। तो जो अपने आप को जंगल के राजा शेर मान रहे थे, उसको भीगी बिल्ली किसी ने बनाया, तो वो नीतीश कुमार ने बनाया। अब बिल्कुल प्रशांत किशोर ने सही कहा। देखिए, मेन जो मैं रीजन समझता हूँ, प्रशांत किशोर का आप अप्रोच देख लीजिए, वो बीजेपी पे अग्रेसिव नहीं है। उनके तमाम बयानों को देख लीजिए, 1-2 बयान छोड़ दे तो ऑन एवरेज जो अटैकिंग बयान है उनके या तो राजद के विरुद्ध है या जेडीयू के विरुद्ध है। तो नीतीश कुमार को ये भी लग रहा है कि क्या जो 2020 में ऑपरेशन चिराग उनके विरुद्ध एक मॉडल अपनाया गया था, क्या प्रशांत किशोर के थ्रू वही खेल फिर क्या जेडीयू के साथ बीजेपी कर रही है? जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल भी ये तमाम प्रोग्राम में हम लोग ये चर्चा करते हैं कि जो नीतीश कुमार का जो एजेंडा है वो इस गठबंधन में रहते हुए फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहा। चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, वक्फ का मामला हो। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बीजेपी के विस्तारवादी सोच को जानते हैं, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जी। तो नीतीश कुमार ये जानते हैं कि भविष्य में यदि सावधान खासकर अमित शाह से नहीं रहे, तो हो सकता है कि यदि हम अपनी शर्तों के आधार पर राजनीति करें तो उनके पार्टी को तोड़ा जा सकता है। की तैयारी ऋषि जी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये बाइक देखिए जी, ये बाइक की तैयारी की जा रही है, पीले रंग की बाइक, पीला गमछा तो उत्तर प्रदेश के एक नेताजी है जो 4-5 विधायक ले लेते हैं। जन सुराज की तैयारी मैंने दिखाई कि यही हो रही है कि ये वॉलंटियर, जैसे कि फ्लिपकार्ट का सामान बेचा जाता है अमेजन का, उसी तरह से बाइक लेकर के, पीली बाइक लेकर के लोग निकलेंगे जन सुराज वाले। क्या लगता है? जन सुराज वाले तो एक और बड़ा फैक्टर लोग कह रहे हैं बन गए हैं, जिससे नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ जाने पर सोचना पड़ रहा है। एक खबर हम लोग से छूट रहा है। आज जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को लेकर फिर हमला बोला। और जीतनराम मांझी जब भी बयान देते हैं तो तमाम पत्रकार से लेकर राजनीतिक पंडितों का यही कॉमन मानना है, कॉमन सोच है कि ये जीतनराम मांझी बयान नहीं दे रहे हैं, इनसे बयान दिलवाया जा रहा है। यदि शराबबंदी सरकार का संयुक्त फैसला है, फिर जीतनराम मांझी क्यों बयान दे रहे हैं? या जीतनराम मांझी से बयान दिलवाया जा रहा है? अच्छा, तो आप समझ सकते हैं। जी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक तरह की चुप्पी है। स्वाभाविक है कि चूंकि उनको ही तय करना है कि वो किसके साथ गठबंधन में रहेंगे या किसको टाटा बाय बाय करेंगे। वो अपना मोल भाव की कीमत ऊंचा दाम बना के रखना चाहते हैं। जैसे बिहार में जमीन की दलाली खूब होती है, आपको मालूम है। आजकल तो एकमात्र रोजगार वही हो गया है बेरोजगारों के लिए, गांव-गांव में, कस्बों में, शहर में। तो जिसको जमीन बेचने की तत्काल पैसे की जरूरत है, उसकी जमीन कौड़ियों के भाव बिक जाती है। प्रॉपर्टी डीलर। पेशेंस नहीं है, और जिसमें पेशेंस है वो अपनी ऊंची कीमत वसूलने के लिए चुप्पी लगाकर बैठ जाता है कि नहीं हमको नहीं बेचना है, ये करना है, वो करना है, हम क्यों बेचेंगे? क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह अपने लिए जमीन देख चुका होता है उसी इलाके में, तो उसको छोटे टुकड़े को या उस जगह को हटाकर दूसरी जगह लेना है, तो वो 2-3 पार्टी को आपस में लड़ा देता है, 2-3 खरीदारों को, और फिर बोली लगवाता है कि इसका इतना, इसका इतना, और उस बोली के खेल में जो ज्यादा बोलता है उससे वो डील कर बैठता है। यही स्थिति जेडीयू की है बिहार में, कि जनता दल यूनाइटेड को तय करना है, तो अभी वाटर टेस्टिंग करते हैं कि राजद के लोगों की बेचैनी किस एक्सटेंट तक बढ़ती है।
अंदर खाने जो हो रहा है वो हो रहा है, जो अंदर खाने हो रहा है वो पूरी बातें बाहर नहीं है, लेकिन बाहर तो है। अब सवाल उठता है, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की तरफ से बेचैनी का सार्वजनिक प्रदर्शन का एक समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से ज्यादा हो रहा है। मैंने देखा परसों, एक यादव जी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शैलेंद्र यादव या कुछ नाम है, उनके 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है ट्विटर पर। उन्होंने ही सबसे पहले वीडियो डाला कि नीतीश कुमार तेजस्वी लालू यादव से मिलने गए। वो वो वीडियो पुराना 2 साल वीडियो है। पुराना है। हाँ, और ये वीडियो अचानक वायरल होने लगा, और इस वीडियो को लेकर जो पॉजिटिव कमेंट्स मैंने देखे, वो एक खास पार्टी वर्ग के और समुदाय वर्ग के समर्थकों के थे। और इसके बाद लगने लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, जो कन्हैया भेलारी जी कहते हैं ना भोजपुरी में, अरे हमर बाबू हिने आओ। उनके वीडियो जो है देखे हैं आप, जो कहते हैं, तो वो स्थिति जो बनी हुई है कि उन ज्यादा बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और उसका कुछ लोग उनके कट्टर समर्थक सार्वजनिक प्रदर्शन कर बैठते हैं। तो क्या इस बेचैनी के बीच नीतीश कुमार ने अपनी कीमत और ऊंची कर दी है, राजनीतिक कीमत? साथ तो आएंगे, लेकिन बात दूसरी है, ये चीजें करनी होंगी। देखिए, मैंने इनिशियल टेक में ही कहा, इस स्पेकुलेशन के दौर में नीतीश कुमार की चित भी अपनी है, पट भी अपनी है। जो कहा जाता है ना, एक कहावत, चित भी अपनी, पट भी अपनी। ये जो 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 एक 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 गॉसिप का माहौल उन्होंने बना दिया है। अमित शाह से लेके जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के रणनीतिकार कोई कान खड़े हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह ने तन आनंद फानन में मीटिंग बुलाई, कई नेताओं से उन्होंने बातचीत की, बिहार प्रभारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष से, कि क्या ये मीटिंग किस प्रकार की मीटिंग हुई है। तो ये जो स्पेकुलेशन, जो एक धुंध का, हमेशा नीतीश कुमार की एक राजनीति को समझने की जरूरत है अभिषेक जी। वो धुंध बना के अपने आगे रखे रहते हैं। धुंध, जो धुंध का जो परत होता है, उसके पीछे क्या चल रहा है अगले को नहीं मालूम होना चाहिए। कंफ्यूज करके रखते हैं, चाहे वो राजद हो ये हो। और जहां से उनको लगेगा कि बहुत कुछ मिलने वाला है, वो उधर चले जाएंगे। तो ये दो बिल्ली के बीच में, जो दो बिल्ली की लड़ाई के बीच में एक बंदर वाली कहानी आपने सुना होगा, कि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर मौज मारता रहता। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, न यहाँ कोई बिल्ली है न कोई यहाँ बंदर है जी, मुहावरा है जो कह रहे हैं। तो मुहावरा है। तो वही बिहार के राजनीति में चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने, एक व्यवहारिकता आपको समझनी बिहार, होगी ऋषि जी, एक व्यवहारिकता आपको भी समझनी होगी, दर्शकों को भी समझनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस दिन बिहार की सत्ता पर उसका कब्जा हो गया, उस दिन इस देश के अंदर बीजेपी को 20 साल से पहले कोई हटा नहीं पाएगा। एक सच्चाई है। और बिहार की सत्ता पर भाजपा का मुख्यमंत्री ना बैठे, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू दोनों कृत संकल्पित है। और कई बार ये बाहर बाहर में लोग जो कहें, राजद और जदयू का गठबंधन बनता भी है तो राजद की सहमति होती है, टूटता भी है तो कहीं ना कहीं राजद की सहमति होती है। क्योंकि जब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर चढ़ रही है, नीतीश कुमार उसके भी ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं कि आओ हमारे जूनियर पार्टनर बन जाओ। संभावना खत्म। जब लगता है कि भाजपा कमजोर हो गई, तो फिर बीजेपी को लात मारो, राष्ट्रीय जनता दल को उठाओ। और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी बिहार में बुरी तरह से अब तो कहीं की बची नहीं है। देखिए, एक बात से आप भी सहमत होंगे, जो मैं बात जो कहने जा रहा हूं, बीजेपी खुद नहीं चाहती है कि बिहार में उनके अपने बलबूते सरकार बने। आप बता दीजिए ना, सुशील मोदी के बाद कौन से ऐसे नेता में आप वो पोटेंशियल देखते हैं? और जिनमें पोटेंशियल है, वो तो खुद नीतीश कुमार, सुनिए ना, और जो जिनमें पोटेंशियल है उसको आपने घर बैठा रखा है। आज आप देखिए, 3-4 कास्ट को देख लीजिए। यहाँ की राजनीति कास्ट आधारित राजनीति, इसमें आप भी सहमत होंगे। यादव समाज जो है किनके साथ है, कोयरी कुर्मी किनके साथ है, अगरी जाति किनके साथ है। तो सिर्फ अगरी जाति यदि बीजेपी के साथ है, फॉरवर्ड 17-18%, यदि 16%, अब वो भी नहीं है। सुन तो लीजिए, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, कितना है एग्जैक्ट आप गुनाह करते रहिएगा। यदि उस 16% के साथ कोई और 16% जुड़ जाएगा, जो पॉलिटिकली चार्ज कास्ट नहीं है या ग्रुप नहीं है,
तो ये 30-32% का जो चंक बनेगा, तो तभी आप जाके अपने, आप ठीक है, आपको जो आप सम्राट चौधरी को बना दीजिए, सम्राट चौधरी कितने कुशवाहा वोट दिला पाए आपको? आप नित्यानंद राय को केंद्र में गृह राज्य मंत्री बना दिए, कितने यादवों को जोड़ पाए? लेकिन इन कास्टों से अलग यदि आप सोचे, यादव, कुशवाहा और ये बाकी मुस्लिम अन्य से जोड़े, तो अति पिछड़ा। आज भी बिहार के राजनीति में अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है किसी एक वर्ग के साथ है, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन उनको मिलनी चाहिए, वो क्या मिली? आपके पास, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दर्शकों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, आपके पास रामेश्वर चौरसिया, उस जमाने का जेएनयू से वो व्यक्ति फिजिक्स से एमएससी है। नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय महासचिव थे तो वो राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। उस व्यक्ति का संगठन में, उस व्यक्ति ने इतना बेहतरीन काम किया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लोग मोटा मोटी, जो दिल्ली के जो पत्रकार हैं जिनको ये समझ नहीं है राजनीति का, वो अमित शाह को श्रेय दे देते हैं। अमित शाह गुजरात के रहने वाले, क्या जाने उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण को, कास्ट सीटें जो मिली थी लोकसभा में। रामेश्वर चौरसिया सब प्रभारी थे उस समय, और रामेश्वर चौरसिया ने इतना बेहतरीन कास्ट का जाल बुना, उसमें जो 71 सीटें बीजेपी जीती, उसमें रामेश्वर चौरसिया का भी योगदान था। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के प्रभारी थे वो। दिल्ली के प्रभारी रहते हुए जो 32-33 सीटें बीजेपी जीती, आप बता दीजिए, आपने तमाम प्रभारी अलग अलग लगा के देख लिया, तमाम प्रयोग करके देख लिया, क्या नतीजे आए? तो आपके पास जो 6 टर्म से विधायक हैं, आप देखिए नोखा से वो कब जीते? जब आपके एक बड़े नेता वहां से लगातार चुनाव हार रहे थे, उन्होंने अपने विधानसभा छोड़ के नोखा से चुनाव लड़ा, और आपको सीटें जीत के आपके झोली में डाला वो व्यक्ति। आज उस व्यक्ति को आपने कहां फेंक रखा है? और अंदरूनी राजनीति में हरवा भी दिया गया बाद में, 2015 हरवा भी दिया। तो आपके पास एक समय एक दौर था बिहार में, यदि आप पुराने पत्रकार हैं कि उस समय के समाचार पत्रों को खंगालिए, रामेश्वर चौरसिया एक पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट हुआ करते थे। तो रामेश्वर चौरसिया को भी यदि आप हटा दीजिए, तो किसी भी अति पिछड़ा को आप राजनीति में उभारते, तो आपको आज नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। रेणु देवी को मौका दिया तो था, वो आरा जिला को रेणु देवी और रामेश्वर चौरसिया में अंतर है भैया। वो संगठन का आदमी है। जिस व्यक्ति का नरेंद्र मोदी खुद मुरीद रहा हो, जिस व्यक्ति का अमित शाह खुद मुरीद रहा हो, संघ के बड़े नेता मुरीद रहा हो, उसके काम करने का, उसके कार्य करने का अपना एक स्टाइल रहा हो, उस व्यक्ति को आपने दरकिनार कर दिया। आप किसको बना रखे हैं? सम्राट चौधरी को, जो अपने गृह विधानसभा के अलावा कहीं कुशवाहा का वोट दिला नहीं पाए। नित्यानंद राय सीतामढ़ी में यादवों का वोट दिला देंगे, हमारे औराई में वोट दिला देंगे, हमारे गायघाट में यादवों का वोट दिला देंगे जी। तो बीजेपी, मैं शॉर्ट में आ रहा हूं, देखिए मैं थोड़ा लंबा चला गया, शॉर्ट में आ रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया। रामेश्वर चौरसिया से अन्य नेता भी आपकी पार्टी में है, लेकिन आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, किसी नेता को उभरने नहीं देना चाहते हैं। मैं एक बात करके खत्म करूंगा। बीजेपी में एक सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स है, और सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स में आप किसी भी रीजनल फोर्स को उभरने नहीं देना चाहते, खासकर जो पिछड़े समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं। आप चाहते हैं कि एक कठपुतली क्षत्रिय नेता आपके डोर से बंधा हो। आप देख लीजिए, भजन लाल से देखे, गुजरात में जो सीएमएस हो, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएमएस हो, तमाम नेताओं को देख लीजिए, कठपुतली हैं। वहां से सिग्नल मिलता है तब आप हिलते हैं, वहां से सिग्नल मिलता है जसपाल जी को तो पशुपति पालक से जाके मिलते हैं, अपना कुछ दिमाग लगाते नहीं जी। अच्छा ऋषि जी, एक चीज बताइए, जब से बिहार में चल रहा है कि बिहार में राजनीतिक खेला होना है, तेजस्वी यादव उस दिन जाके सूचना आयुक्त वाले मुद्दे पर बहुत लोगों को, दिल्ली के पत्रकारों को जिनको जमीनी हकीकत की जानकारी कम होती है, बिहार को कम समझते हैं कुछ स्वयंभू पत्रकार, वो लोग उस दिन लगा जैसे वाकई नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मिल ली, अब तो खेला हो गया। जबकि हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अंदर खाने बहुत सारी डीलिंग चल रही है, अंदर जो डील चल रही है उस डील को बीजेपी के लोग सूंघ नहीं पाए, और खेल लगभग हो चुका है। आप भी जानते हैं कि खेला बिहार में
ऑलमोस्ट डील डन हो चुकी है। नीतीश कुमार को ये कहना पड़ रहा है, वही नीतीश कुमार है, ध्यान रखिए, जो बीजेपी से 13 में अलग हुए थे, तो विधानसभा के अंदर क्या कहा था, संदेशा तो बहुत आया हमें बार बार अमीर का, मगर हो न सका हमसे सौदा जमीर का। यही नीतीश कुमार है। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था बेतिया की सभा में, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, अब भारतीय कनफुकवा पार्टी। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में दोबारा कहा कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। अब यही नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, जो क्लिप कल से चलाई जा रही है कि अब इधर उधर नहीं जाना है, वो सब कुछ किया है जी, तो करने वाले को तो आप क्रेडिट देना ही नहीं चाहते हैं, तो करने वाले के साथ क्यों रहेंगे आप? ये तो बीजेपी, नीतीश कुमार की राजनीति का तो ये सीधा सीधा है। दूसरा, बीजेपी के पास कोई वोट नहीं दिख रहा है बिहार में, तो बीजेपी के साथ रह के उन्हें मिलेगा क्या? प्रशांत किशोर जो भी डेंट मार रहे हैं वो बीजेपी के कोर वोटर में मार रहे हैं, वही से वो खरोच करके ला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, लेकिन अकेले अपने बूते वो सत्ता में आ नहीं सकती। फिर चिराग मॉडल अगर प्रशांत किशोर के माध्यम से हो गया तो फिर नीतीश कुमार की सीटें भाजपा से कम होंगी, भले ही विधानसभा में 130-40 सीटें मिल जाए एनडीए को, इससे हम इनकार नहीं करते। नीतीश कुमार का पूरा वोट भाजपा लेगी, लेकिन भाजपा का वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफर होने की बजाय कहीं प्रशांत किशोर को ट्रांसफर हो जाएगा, और जहां जहां पंजा छाप कांग्रेस से लड़ाई होगी वहां कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएगा, महागठबंधन को, भले जो लालटेन में देने में। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जिस 15-16% चंक की जरूरत बीजेपी को नीतीश कुमार से होती है, एक मोटा मोटी बता रहा हूं, अन्य भी जुड़ते हैं, लेकिन आधारभूत तो कोरी कुर्मी का ही है जी। क्या वो 16% बीजेपी खुद से क्रिएट नहीं कर सकती थी? यदि ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स देखिए, जब से आप सत्ता में हैं, एक सामाजिक आधार तो आप ऐड कर सकते थे ना, तो नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। आज नीतीश कुमार लालू यादव को राजनीति में पीछे करके सत्ता में क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना एक सामाजिक इक्वेशन क्रिएट किया, लव कुश का। यदि लालू यादव के पास यादवों का वोट है, मुस्लिम, यदि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो मुस्लिम वोटों में डिवीजन होगा और ठीक ठाक वोट जो है नीतीश कुमार को मिलेगा। तो जो यादवों को रिप्लेस करने के लिए नीतीश कुमार ने क्या एक इक्वेशन गढ़ा, लव कुश का, और लव कुश यदि 8 मतलब उस पर भी आ रहा हूँ, 8% यदि कुशवाहा मान ले, 2-3% यदि कुर्मी मान ले, दोनों मिला के 7.5% है, कुर्मी कुशवाहा मिला के 7.5% है। हाँ, 7-8% है। तो एक सामाजिक आधार उन्होंने खड़ा तो किया। ये प्रयोग बीजेपी नहीं कर सकती थी क्या? तो बीजेपी तो मैं बार बार कहना खुद नहीं चाहती है कि अपने बलबूते आप सत्तासीन हो। आपको नीतीश कुमार जैसे एक अति पिछड़े नेता जिनका अपना एक सामाजिक आधार है, उसकी जरूरत पड़ती है, दरकार पड़ती है। और एक खबर मैं अंतिम में ये बता दूं, जो अशोक चौधरी दिल्ली घूम रहे हैं, वो इस फिराक में है कि कांग्रेस में उनकी फिर से री एंट्री हो। मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर बता दूं जी, अशोक चौधरी कांग्रेस के उन पुराने साथियों के पास दिल्ली के 3 दिन के दौरा में गए हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यदि रजामंदी हो, पार्टी की रजामंदी हो, तो वो कांग्रेस में फिर से वापस होना चाहते हैं। अब क्या कारण है आप समझिए, अशोक क्या चौधरी खेला पटना है। आकर के बोल रहे हैं, अशोक चौधरी पटना आकर के उनके करीबी लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं। मतलब जिनके साथ नीतीश कुमार के अंदर खाने गठबंधन की चर्चाएं हैं, उसकी की पार्टी में अशोक चौधरी टूट की बात कर रहे हैं। और तो वो खुद कांग्रेस में जाना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड का क्या बिग बॉस का घर है, या जनता दल यूनाइटेड ने दूसरी पार्टियों को बिग बॉस का घर बना दिया है क्या ये माजरा? और जानते हैं, आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कई ऐसे बेचारे उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं इस इक्वेशन से बहुत डरे हुए हैं। हमारा कई लोगों से बातचीत होती है, कोई बीजेपी से तैयारी कर रहा है, कोई जेडीयू से तैयारी कर रहा है, कुछ आरजेडी से तैयारी कर रहा है जहाँ जेडीयू के सिटिंग एमएलए है, कोई बीजेपी से तैयारी कर रहा है जहाँ जेडीयू के सिटिंग है। बेचारे सब पैसा पानी में जाएगा। तो पूरे बिहार की राजनीति उथल पुथल में है, सिर्फ पटना में नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में उथल पुथल है। जो संभावित प्रत्याशी हैं बेचारे परेशान है।
ऋषि जी, इसका कारण है, मैं अगले सवाल पर आने के पहले एक कारण आपको बता दूं। आज की तारीख में जब देखिए, जब नरेंद्र मोदी के पास एक बहुत बड़ा वेव था, उस दौर में भी लालू यादव, नीतीश कुमार के गठबंधन ने कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में 42% वोट लाया था। और भारतीय जनता पार्टी हार के बावजूद, जहां 25% सीटें भी भाजपा को नहीं मिली थी, तब भी भाजपा को 35% से ज्यादा वोट मिला था। वह 7% का अंतर था, तब एनडीए को 35% करीब वोट मिला था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नहीं है। ठीक है, उनका एक साइजेबल चंक है जो मोदी एरा पर, मोदी के करिश्मे पर वोट करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिखर चुकी है। बिहार में जनाधार के मामले में बिखर चुकी है और अपने कारनामों से ज्यादा बिखरी है। आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को भाजपा के वोटर्स पर डाउट है, लेकिन राजद और जदयू का वोट अगर एक साथ जुड़ जाता है तो ये 47% से 52% के बीच का वोट बैंक होता है। ये कड़वी सच्चाई है। और चेहरा नीतीश कुमार का लग जाता है कि मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है कि बिहार में 200 पार है। भले एक बात बता तमाम दूं आपको, सेपोलॉजिस्ट, एक तमाम बात बता दूं, मीडिया जो कहें। हम आपके सवाल समझ गए। एक बात बता जी, दूं, यदि सवाल नहीं है, सवाल जेडीयू अभी जुड़ा राजद, हुआ है इससे, सवाल इससे जुड़ा हुआ है। सवाल दरअसल ये है कि जब इस चीज को इस देश में सेफोलॉजी करने वाले लोग समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद बीजेपी के वोटर्स बिखर गए हैं, क्या इस बात को नीतीश कुमार और लालू यादव जब समझ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे तो दिल्ली की सत्ता के साथ साथ यूपी बिहार में भी बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा? इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जो नीतीश कुमार डिमांडिंग स्टेटस में है, उस डिमांड को बीजेपी को एट एनी कंडीशन फुलफिल करना ही होगा। और दूसरा सवाल जो आपने किया, जातीय जनगणना का जो ये जो मौसम आया है, सुगबुगाहट है, और खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि जेडीयू आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो ये 80 बनाम 20 का चुनाव हो जाएगा। मतलब पूरा इधर ये 15-16% का चंक अब 85 वर्सेस 15% का हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सफाया हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा आधार वाला पिछड़े समाज में, पिछड़े समाज में दलित महादलित, और मैं आपको बता दूं, पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित में एक वेव है कि बीजेपी उनके अधिकारों को छीनना चाहती है। उनको उनके अधिकारों को लेकर उनका एक ढुलमुल नीति है, और यही अप्रोच बीजेपी का रहा तो बिहार ही नहीं, तमाम उन राज्यों में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा जहां इनकी संख्या, और इनकी संख्या क्या है, आप देखिए पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित को जोड़ दीजिए तो हर राज्य में 50-60% का चंक है इनके पास। जिसके पास 50-60% का चंक हो तो आप समझ सकते हैं राजनीतिक स्थितियां क्या होगी। जिस राहुल गांधी को आप एक बुझे हुए खिलाड़ी, एक फेल खिलाड़ी, एक बुझे हुए तीर समझ रहे थे, उन्होंने इस मुद्दा को चिंगारी देकर 100 का आंकड़ा, 100 के आंकड़े तक पहुंच गए राहुल गांधी। इस राहुल गांधी को फेल माना जाता था, खुद कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी। ये मुद्दा कितना प्रासंगिक है, ये हमारे बीजेपी के रणनीतिकार नहीं समझ पा रहे हैं। ऋषि जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। ये तो करीब करीब तय है कि बिहार में खेल होने जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी के बयान में जो सीधा सीधा उसका निहितार्थ मैं समझ पा रहा हूं कि अभी तो कोई शुभ काम होना नहीं है, पितृपक्ष और भादो के बाद पितृपक्ष आना है। यानी पितृपक्ष खत्म होने के बाद बिहार में खेला रूपी शुभ काम होने जा रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल ऋषि मिश्रा जी ये है, क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर मंत्री बनेंगे? क्या और भी राष्ट्रीय जनता दल के कुछ ऐसे चेहरे मंत्री, सुधाकर सिंह तो दिल्ली जा चुके हैं। देखिए, मैं समझ गया आपके सवाल कि उसमें दिक्कत थी। कौन लोग नहीं बनेंगे ये बता दीजिए। अशोक चौधरी समय की कमी है, और समय की क्या नाम है चंद्रशेखर यादव और अशोक चौधरी, ये दो बनेंगे मंत्री। प्रोफेसर समय की कमी है। मैं एक लाइन में बता दूं, ऐसा कोई काम तेजस्वी यादव नहीं करेंगे जिससे नीतीश कुमार नाराज हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, चाहे सुधाकर हो, चंद्रशेखर हो, XYZ कोई भी हो, सुनील हो, अनिल हो, कोई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गठबंधन में दरारें आए और नीतीश कुमार का मिजाज गर्म हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। चलिए, ओके,
सीमा चलिए, क्रॉस कर कोई काम चुके नहीं हैं जी। करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस को नाराज नहीं करेंगे। अशोक चौधरी महागठबंधन की जो मंत्रिमंडल खेला होने के बाद फिर से बनने वाला है, जिसकी चर्चा हो रही है कि ये मंत्रिमंडल बन सकता है, यानी विपक्ष परिवर्तन हो सकता है, उसमें कांग्रेस पार्टी की नाराजगी को दूर करने के लिए अशोक चौधरी को संभवतः जगह नहीं मिलेगी। और ऋषि मिश्रा जी का कहना है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, शायद उन्हें भी कैबिनेट में जगह ना मिल पाए। चलिए देखते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने इशारा दे दिया और जेपी नड्डा पटना में मेहनत करके दिल्ली पहुंच भी जाएंगे आज। और पटना की उनकी मेहनत कितना रंग लाती है, उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि पटना की उनकी मेहनत पर पानी फेरने की स्क्रिप्ट क्या तेजस्वी यादव ने, क्या कांग्रेस पार्टी ने और क्या जनता दल यूनाइटेड के कुछ रणनीतिकारों ने नड्डा के पटना पहुंचने के पहले ही लिख दी है? इंतजार कीजिए। आज का संकेत बहुत बड़ा है और इस संकेत के आश्रय ये तय होने जा रहा है कि सियासत बिहार में 180 डिग्री पर करीब करीब घूम चुकी है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।